वेलकम बैक दोस्तों, ये है पार्ट 2 हमारी क्लास 8 चैप्टर 2 की वीडियो का। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि कंपनी ने अपना कंट्रोल कैसे और बढ़ाया, टीपू सुल्तान और मराठास जैसे स्ट्रॉन्ग रूलर से कैसे लड़ाई की और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जैसे नए रूल्स के जरिए और भी टेरिटरीज अपने कब्जे में ले लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दीदी, ब्रिटिश कंपनी ने पूरा इंडिया कैसे कंट्रोल कर लिया? क्या उन्होंने हर जगह वॉर जीती थी? नहीं रशीदा, कंपनी ने हर जगह डायरेक्ट बैटल नहीं की। उन्होंने एक क्लेवर स्ट्रैटेजी अपनाई। पहले पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर कंट्रोल किया, फिर धीरे धीरे किंगडम्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर के बाद ब्रिटिश कंपनी ने नए तरीके से स्टेट्स पर कब्जा करना शुरू किया। रेसिडेंट्स अपॉइंट किए। ये कंपनी के सलाहकार यानी कि एडवाइजर्स थे जो इंडियन स्टेट्स के अंदर कंपनी के लिए काम करते थे। रूलर्स के उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर्स का चुनाव खुद करने लगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का फैसला कंपनी करने लगी और जब इंडियन रूलर्स ने इसका विरोध किया तो कंपनी ने सब्सिडरी अलायंस नाम की पॉलिसी बनाई। दीदी, ये सब्सिडरी अलायंस क्या था? ये एक एग्रीमेंट था जिसके तहत इंडियन रूलर्स को अपनी आर्मी खत्म करनी पड़ती थी। उनकी प्रोटेक्शन ब्रिटिश कंपनी की आर्मी करती थी, लेकिन इसके बदले उन्हें कंपनी को पैसा देना पड़ता था। अगर कोई स्टेट ये पैसा नहीं दे पाता था तो ब्रिटिश उसका एक हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लेते थे। 1801 में नवाब ऑफ अवध को आधा राज्य ब्रिटिश को देना पड़ा क्योंकि वो सब्सिडरी अलायंस के पैसे नहीं चुका पाया। हैदराबाद भी इसी तरह अपनी टेरिटरी खो बैठा। ये पेंटिंग देखो रशीदा, ये है नवाब शुजाउद्दौला की एक पेंटिंग जो 1772 में टिली कैटल ने बनाई थी। बैटल ऑफ बुक्सर के बाद ब्रिटिश ने नवाब की रियल पावर छीन ली थी, लेकिन देखो ये अब भी एक शाही पोज में दिख रहा है, जैसे सब कुछ कंट्रोल में हो। लेकिन दीदी, अगर असली पावर ब्रिटिश रेसिडेंट के पास थी तो नवाब ऐसे पोज क्यों कर रहा था? बस यही तो आयरनी थी रशीदा। असल में पावर ब्रिटिश रेसिडेंट के पास थी और नवाब सिर्फ एक सिंबॉलिक रूलर बन के रह गया था। ब्रिटिश कंपनी ने जो रेसिडेंट्स अपॉइंट किए थे वो असल में स्टेट के रूलर्स बन गए थे। स्कॉटलैंड के मशहूर इकोनॉमिस्ट जेम्स मिल ने ब्रिटिश रेसिडेंट के बारे में लिखा था, हम एक रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जो असल में उस देश का राजा बन जाता है। जब तक रूलर ब्रिटिश रेसिडेंट के अकॉर्डिंग चलता है तब तक सब शांत रहता है, लेकिन जैसे ही कोई रूलर अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता है तुरंत उसके खिलाफ कदम उठाए जाते हैं। दीदी, मैंने सुना है कि टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता था। ये टाइटल उन्हें कैसे मिला? कहते हैं कि एक बार टीपू सुल्तान शिकार पर गए थे अपने एक फ्रेंच दोस्त के साथ। वहाँ जंगल में उनका सामना एक खतरनाक टाइगर से हो गया। टीपू सुल्तान की गन फेल हो गई और उनका वेपन भी गिर गया, पर टीपू ने बिना किसी वेपन के ही उस टाइगर से लड़ना शुरू कर दिया। जब वो फाइनली अपने डैगर तक पहुंच गए तो उन्होंने उस टाइगर को मार दिया। उस दिन के बाद से लोग उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहने लगे। उन्होंने अपने फ्लैग पर भी टाइगर का एम्ब्लेम लगवाया और एक मैकेनिकल टाइगर टॉय भी बनवाया जो एक ब्रिटिश सोल्जर को टीयर कर रहा था। अब मैसूर एक ऐसा राज्य था जो ब्रिटिश के लिए एक बड़ा ऑब्स्टिकल बना। 1761 से लेकर 1799 तक मैसूर पर हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान का रूल था। मैसूर की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी और मलाबार कोस्ट के प्रॉफिटेबल ट्रेड रूट्स उनके कंट्रोल में थे। मतलब ब्रिटिश को मैसूर से नुकसान हो रहा था? हाँ, मैसूर की ब्लैक पेपर, सैंडलवुड और कार्डमम का व्यापार बहुत स्ट्रांग था। टीपू सुल्तान ने 1785 में ब्रिटिश कंपनी के साथ ट्रेड बंद कर दिया और लोकल मर्चेंट्स को भी इनके साथ बिजनेस करने से मना कर दिया। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ दोस्ती कर ली और उनसे अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करवाया। ये देखकर ब्रिटिश और भी गुस्सा हो गए। फिर ब्रिटिश ने मैसूर को तोड़ने के लिए 4 वॉर्स लड़ी। पहली 1767 से 69 हैदर अली ने ब्रिटिश फोर्सेस को हराया। दूसरी 1780 से 84 टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को और भी बुरी तरह से हरा दिया। थर्ड 1790 से 92
इस बार ब्रिटिश ने मराठास और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान पर अटैक किया। टीपू हार गए और एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। चौथी बार 1799 में जब ब्रिटिश ने मैसूर पर आखिरी हमला किया, टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल सेरिंगापट्टनम बचाने के लिए लड़े लेकिन शहादत दे दी। रशीदा, ये पेंटिंग देखो, ये 1793 में डैनियल ओम ने बनवाई थी। जब ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान को हरा दिया तो उनके 2 बेटे भी हॉस्टेज बना लिए गए। क्या ब्रिटिश इतने जालिम थे? हाँ, और ब्रिटिश आर्टिस्ट ने ऐसे सीन्स बहुत बार पेंट किए जो ब्रिटिश की विक्ट्री को दिखाते थे। ये उनकी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा था। तो 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान ने अपनी कैपिटल सेरिंगापट्टनम की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। उन्होंने ब्रिटिश के सामने नील नहीं किया और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनकी मौत के बाद ब्रिटिश ने मैसूर का रूल वोडेयार डायनेस्टी को दे दिया और सब्सिडरी अलायंस का एग्रीमेंट इम्पोज कर दिया। दीदी, टीपू सुल्तान तो बहुत ब्रेव थे। उन्होंने ब्रिटिश के सामने सरेंडर नहीं किया, लेकिन उनकी डेथ के बाद क्या हुआ? 18th सेंचुरी के अंत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही लक्ष्य था, भारत के ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज पर कंट्रोल करना। इस रास्ते में उनके सबसे बड़े एनिमी थे मराठास। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठा एम्पायर का सपना टूट गया। अब मराठा अलग अलग रीजन्स में बट गए, जिसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे इन्फ्लुएंशियल सरदारों का रूल था। ये सभी एक कन्फेडरेसी में जुड़े थे जिसका लीडरशिप पेशवा करते थे, जो पुणे में रहा करते थे। महादजी शिंदे और नाना फडणवीस जैसे केपेबल नेता मराठाओं की स्ट्रेंथ को बनाए रखने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश ने मराठाओं को तोड़ने के लिए कई वॉर्स लड़े, जिसमें पहला था एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1775 से 1782 में हुई। इस वॉर का कोई क्लियर विनर नहीं था। ब्रिटिश और मराठाओं के बीच ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई, जिसमें दोनों साइड्स एग्रीमेंट पर राजी हो गए। दूसरी एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 में हुई। ब्रिटिश ने इस वॉर में मराठाओं को कई जगह हराया और उड़ीसा, आगरा और दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया। और फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई 1817 से 1819 के बीच। इस वॉर में मराठा पार पूरी तरह से तोड़ दी गई। पेशवा को बिठूर भेज दिया गया, जो कि कानपुर के पास है, और उन्हें एक पेंशन दी गई। अब विंध्यास के नीचे का पूरा टेरिटरी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। तो इसका मतलब अब ब्रिटिश की पार भारत में और बढ़ गई। हाँ, अब ब्रिटिश ने पैरामाउंसी का नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 to 1823, उनके समय ब्रिटिश ने ये डिक्लेयर किया कि उनका अथॉरिटी सबसे ऊपर है और अगर किसी भी भारतीय स्टेट या किंगडम से उनका इंटरेस्ट क्लैश हुआ तो वो उस किंगडम को टेक ओवर कर सकते। इसी पॉलिसी के अंडर ब्रिटिश ने कर्नाटका के किटूर किंगडम को अपना बनाना चाहा, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने इसके अगेंस्ट आर्मी ऑर्गेनाइज की और उनके ऑपोजिशन में लड़ी। लेकिन 1824 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनके एक सोल्जर रेन्ना ने वॉर कंटिन्यू रखी। उसने ब्रिटिश के कैंप्स डिस्ट्रॉय किए, रिकॉर्ड जलाए, लेकिन 1830 में ब्रिटिश ने उसे भी पकड़कर हैंग कर दिया। 19th सेंचुरी के बिगनिंग में ब्रिटिश को एक नया डेंजर महसूस होने लगा, जो कि था रशिया। उन्हें डर था कि रशिया नॉर्थ वेस्ट भारत की तरफ बढ़ सकता है और उनका रूल खतरे में हो सकता है। इसलिए ब्रिटिश ने 1838 to 1842 तक अफगानिस्तान पर वॉर छेड़ दिया और वहां अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर ली। उसके तुरंत बाद 1843 में ब्रिटिश ने सिंध पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन पंजाब को अपने वश में करना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ एक स्ट्रॉन्ग रूलर जो कि महाराजा रंजीत सिंह थे। जब तक रंजीत सिंह जिंदा थे ब्रिटिश उनका सामना नहीं कर पाए, बट 1839 में उनकी डेथ के बाद पंजाब की पॉलिटिक्स वीक होने लगी। इसका फायदा उठाकर ब्रिटिश ने 2 लंबी बैटल्स लड़कर 1849 में पंजाब भी अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन इन एनेक्सेशंस का सबसे बड़ा कारण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब था कि अगर किसी इंडियन राजा का कोई बेटा
या पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसका स्टेट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल चला जाएगा। इस तरह सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 को ब्रिटिशर्स ने अपना बना लिया। 1856 में अवध भी इनके कब्जे में आ गया। इस बार ब्रिटिशर्स ने कहा कि नवाब गुड गवर्नेंस नहीं दे रहे, इसलिए अवध के लोगों की भलाई के लिए उनका स्टेट ट्रांसफर कर दिया गया। ये सारे जुल्म देखकर 1857 में लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बड़ा रिबेलियन शुरू कर दिया। रशीदा, अगर तुम इन मैप्स को ध्यान से देखो तो ये सिर्फ बाउंड्रीज नहीं दिखाते हैं, ये ब्रिटिश एक्सपेंशन की कहानी बयां करते हैं। ये फिगर 11A देखो, शुरुआती समय में सिर्फ कुछ जगह ही ब्रिटिश कब्जे में थी, जैसे बंगाल और मद्रास। फिर ये देखो फिगर 11B, 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे, हैदराबाद, मैसूर और कुछ और प्रिंसली स्टेट्स पर कब्जा जमा लिया। ये फिगर 11C, 19वीं सेंचुरी सदी के अंत तक ब्रिटिश रूल लगभग पूरे भारत में फैल चुका था, बस कुछ छोटी क्वींस और प्रिंसली स्टेट्स ही बची थी। मतलब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने पूरी कंट्री को अपने कब्जे में ले लिया। हाँ रशीदा, इसी वजह से 1857 में एक ग्रेट रिवॉल्ट शुरू हुआ, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं। ये ब्रिटिश एक्सपेंशन का सबसे बड़ा जवाब था। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी अपनी ताकत बना चुकी थी। उन्होंने ब्रिटिश टेरिटरीज को प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था और गवर्नर जनरल पूरा कंट्रोल लगता था। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना और उसने एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी में नए रिफॉर्म्स लाए। हेस्टिंग्स ने 1772 में नए जस्टिस सिस्टम की शुरुआत की। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स बनाए गए, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। मौलवीज और हिंदू पंडित्स यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को इंडियन लॉज का इंटरप्रिटेशन समझाते थे। क्रिमिनल कोर्ट्स में काजी और मुफ्ती रहते थे जो ब्रिटिश कलेक्टर्स के सुपरविजन में काम करते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ब्राह्मण पंडित्स अलग अलग धर्म शास्त्र के बेस पे लॉज को इंटरप्रेट करते थे, इससे कंफ्यूजन होता था। इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए 1775 में 11 पंडित्स ने मिलकर एक हिंदू लॉ डाइजेस्ट लिखा। एनबी हलहद ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 1778 तक मुस्लिम लॉज का भी एक कोड रेडी हो गया और इसी पीरियड में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर सुप्रीम कोर्ट और सदर निजामत अदालत को कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया। दीदी, कैसे वॉर्स के थ्रू ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को इंडिया में स्टैब्लिश किया? नहीं रशीदा, ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल सिस्टम में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जो उनकी पावर को और मजबूत बनाने में मददगार रहे। इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर थे। अच्छा, ब्रिटिश रूल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन बन गया। उसके मेन काम थे रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगास के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना। पहले जो अथॉरिटी जमींदार्स और लोकल रूलर्स के पास थी, अब वो ब्रिटिश कलेक्टर्स के हाथ में आ गई। ब्रिटिश रूल की ताकत सिर्फ लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि आर्मी भी थी। पहले मुगल आर्मी में कैवलरी सोल्जर्स इंपॉर्टेंट होते थे, फिर इन्फेंट्री यानी कि पैदल चलने वाले सिपाही, आर्चरी और स्वॉर्ड फाइटर्स फाइटिंग में ट्रेंड होते थे। लेकिन 18वीं सेंचुरी में नए मुगल सक्सेसर स्टेट्स जैसे अवध और बनारस ने पीजेंट रिक्रूटमेंट शुरू की। ब्रिटिशर्स ने भी इसी तरह अपनी आर्मी बनाई। आर्मी में नए चेंजेस हुए। 1820s के बाद वॉरफेयर में नए मस्केट्स और मैच लॉक्स का यूज होने लगा। कंपनी आर्मी में कैवलरी का इम्पोर्टेंस कम होने लगा और इन्फेंट्री यानी पैदल लड़ने वाले सोल्जर्स ज्यादा जरूरी हो गए। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल और डिसिप्लिन पर फोकस दिया। लेकिन ये नए रूल्स और डिसिप्लिन सोल्जर्स के कास्ट और रिलीजियस बिलीफ से मैच नहीं करते थे, जो 1857 के रिवोल्ट का एक बड़ा रीजन भी था। 1785 में जब हेस्टिंग्स इंग्लैंड वापस गए तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल की मिस गवर्नेंस का आरोप लगाया। ये एक इम्पीचमेंट केस था जो 7 साल तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में चला। बर्क ने हेस्टिंग पर भारत को लूटने और बर्बाद करने का इल्जाम लगाया।
ब्रिटिश रूल लॉज, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के कॉम्बिनेशन से स्ट्रांग बना। ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ वॉर्स नहीं, बल्कि इनके नए रूल्स और पॉलिसीज़ भी इनकी जीत का बड़ा रीज़न थे। मतलब जो सिपाही एक समय ब्रिटिशर्स के लिए लड़े, वही 1857 में उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। हाँ रशीदा, यही तो हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। 1857 का रिवॉल्ट एक टर्निंग पॉइंट था, जो हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन गई। ये सिर्फ बैटल्स के मीडियम से नहीं, बल्कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और मिलिट्री स्ट्रेंथ के जरिए भी पॉसिबल हुआ। जब स्टीम शिप्स का यूज होने लगा तो ब्रिटिशर्स का इंडिया आना और भी आसान हो गया। धीरे धीरे उन्होंने भारत के ज़्यादा हिस्सों पर कंट्रोल जमा लिया। 1857 तक कंपनी डायरेक्ट रूल के जरिए 63% टेरिटरी और 78% पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ली। बाकी जगह भी उनका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था, जो दिखाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना पूरा स्वयं स्टैब्लिश कर लिया। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ब्रिटिश और भी जगह अपनी पार बढ़ा रहे थे। साउथ अफ्रीका में डच ट्रेडर्स ने स्लेव ट्रेड शुरू किया था, जिसमें लोगों को पकड़कर बेचा जाता था। 1834 तक वहाँ हजारों स्लेव्स थे जो इस व्यवस्था का हिस्सा बन चुके थे। ब्रिटिशर्स का ये कंट्रोल धीरे धीरे और बढ़ता गया, लेकिन इसके अगेंस्ट आवाजें भी उठने लगी थी। आगे चलकर इसी कंट्रोल को तोड़ने के लिए 1857 का रिवोल्ट भी आया, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश रूल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ा या कुछ और भी टैक्टिक्स यूज हुई? ये जानने के लिए रूलिंग द कंट्री साइड चैप्टर ज़रूर देखें। और अगर हिस्ट्री लिखने का तरीका समझना है तो चैप्टर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर भी चेक करें। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं अगर आपके हिसाब से इंडिया कभी ब्रिटिश रूल में ना आता तो हमारी हिस्ट्री कितनी अलग होती। और हाँ, नए अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।